और दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। गुलाम नबी आजाद हुए दोस्तों मोदी सरकार के भक्त, बोले चौकीदार चोर है मेरे। किसी का नारा नहीं था, सिर्फ राहुल गांधी का था, मोदी बुरा आदमी नहीं। अब आप समझिए दोस्तों, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सामूहिक नमाज पढ़ने पर एक बार फिर से विवाद। जी हां, योगी आदित्यनाथ पर ओवैसी ने बोला बड़ा हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव बोले 2024 के लिए तय हो गया है जो है यहाँ पर पूरा प्लान, बीजेपी को हरा कर रहेंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें सावरकर के ऊपर जमकर बवाल। 8वीं की क्लास में जोड़ा गया अध्याय। जब सावरकर जेल में बंद था तो वो चिड़िया के पंखों पर बैठकर जन्मभूमि के नजारे लेने जाया करते थे। लोग उड़ा रहे हैं जमकर मजाक। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल दुमका का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। शाहरुख नाम का व्यक्ति जिसने एक तरफा प्यार कर कर दोस्तों लड़की को जला दिया, उसके बाद हंगामा मचा हुआ है। हेमंत सोरेन ने उसके ऊपर तत्काल में एक्शन भी लिया है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें तेजस्वी और नीतीश ने बनाया प्लान, बोले फिलहाल चाहे कुछ भी कर ले लेकिन डरने वाले नहीं है। सीबीआई और ईडी का करेंगे सामना। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं ने गुलाम नबी आजाद पर बोला बड़ा हमला। बोले जिंदगी भर कांग्रेस की मलाई चाटते रहे, जैसे ही एक बार पद नहीं मिला भाग निकले। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें अखिलेश का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बंदर का चश्मा लगाकर देख रहे हैं, धार्मिक स्थानों पर लूटपाट चल रही है बीजेपी की। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों 44,000 गांव में ग्रामीणों को ओलंपिक की शुरुआत कर दी अशोक गहलोत ने। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर बताएंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अब नमाज पढ़ना भी जुर्म हो गया है क्या योगी आदित्यनाथ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश में लोगों के ऊपर, जी उत्तर प्रदेश का गांव है दोस्तों, वहां पर लोगों ने नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ने के ऊपर आपको बता दें बीजेपी के ही एक नेता ने शिकायत दर्ज करा दी, जिसके बाद वहां पर नमाजियों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको बताते चले दोस्तों सामूहिक नमाज पढ़ने के ऊपर यह सारा बवाल खड़ा किया गया है। दरअसल आपको पता हो दोस्तों कि फिलहाल जिस तरीके से बार बार नमाज को लेकर ये लोग विवाद बनाते हैं, अब साफ दिखाई दे रहा है कि इन लोगों को हर चीज से प्रॉब्लम होने लगी है। अरे भाई कोई बाहर नमाज पढ़ रहा है, अंदर नमाज पढ़ रहा है, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम। लेकिन पिछले 2 साल से नंगा नाच चल रहा है दोस्तों। मैं देख रहा हूं अगर कोई मॉल में नमाज पढ़ लेता है तो वहां पर ये लोग बवाल खड़ा कर देते हैं, अगर कोई बाहर नमाज पढ़ लेता है तो वहां पर ये लोग ऐसा बवाल खड़ा कर देते हैं। अब ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि मोदी सरकार और इनके पिट्टू जिस तरीके की चीजें कर रहे हैं दोस्तों, उससे देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि दरअसल मोदी सरकार चालबाजी से काम ले रही है। लेकिन दोस्तों आप समझिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खास करके योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के ऊपर कुछ ज्यादा ही जुल्म ढाते हैं। कितने दिनों से हम देख रहे हैं कि कहीं पर भी नमाज पढ़ ली जाती है, ये लोग बवाल खड़ा कर देते हैं कि भाई तुम बाहर नमाज नहीं पढ़ोगे। जब मस्जिदों में जगह नहीं होती दोस्तों तब भी बाहर नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन उस पर रोक लगा दी गई है। और अब इसी पर दोस्तों एक सामूहिक नमाज पढ़ने के ऊपर फिर से एक बार विवाद खड़ा हो गया है। आपको बताता चलूं दोस्तों जानबूझकर बार बार इस विवादों को खड़ा किया जाता है ताकि एक ये कह सकते हैं दोस्तों गैप आ सके और हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच में जो है वो दरार पड़ सके, और इसीलिए दोस्तों बीजेपी ये सब कुछ करती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों गुलाम नबी आजाद ने साबित कर दिया दोस्तों कि गुलाम नबी आजाद है बेईमान। दरअसल दोस्तों मैंने अब तक गुलाम नबी आजाद के बारे में कुछ बुरा नहीं कहा था, लेकिन आज कहूंगा। आपको बताते चले दोस्तों गुलाम नबी के इस बयान ने यह साबित कर दिया है कि गुलाम नबी आजाद दोस्तों मोदी सरकार के संपर्क में है। और दोस्तों ये एक पार्टी बनाकर क्या ही उखाड़ लेंगे,
क्या ये देश का चुनाव जीत लेंगे? क्या ये पीएम को हटाने के लिए जो है यहाँ पर दोस्तों मजबूत हो जाएंगे? नहीं होंगे। दरअसल गुलाम नबी आजाद एक चाटुकार है दोस्तों, उसको सिर्फ और सिर्फ सत्ता की भूख है। इसलिए भूख कह रहा हूं मैं दोस्तों कि इतने साल से कांग्रेस ने इनको हर एक पद दिया, हर पद पर ये रहे, लेकिन दोस्तों एक बार कांग्रेस ने इनको पद क्या नहीं दिया, राज्यसभा क्या नहीं भेजा, गुलाम नबी आजाद को मिर्ची लग गई और गुलाम नबी आजाद दोस्तों बौखला गए। जबकि जब लाठियां खाने की बात आती है तो ना ही गुलाम नबी आजाद सड़कों पर उतरते, ना ही वो धरने देते। दरअसल गुलाम नबी आजाद का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि उन्होंने अभी हाल ही में दिया है। आपको बता दें, कल गुलाम नबी आजाद ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि चौकीदार चोर है, यह सिर्फ राहुल गांधी का नारा था, मोदी बुरा आदमी नहीं है। वाह गुलाम नबी आजाद साहब, वाह, आपके लिए तालियां बजना चाहिए। अगर मोदी बुरा आदमी नहीं है तो फिर इस दुनिया में कौन बुरा आदमी है? बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को छोड़ दिया जाता है, जिसने 4 महिलाओं के साथ दोस्तों दुष्कर्म किया और घर की बिल्किस बानो की 4 महिलाओं को मार दिया, बिल्किस बानो की 3 साल की बच्ची को मार दिया। मोदी सरकार CAA NRC NPR लेकर आती है ताकि मुसलमानों को इस देश से बाहर निकाला जा सके, लेकिन गुलाम नबी आजाद की नजर में ये सब कुछ अच्छा है। मोदी सरकार जो है दलितों पर दोस्तों अत्याचार होते हैं लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती। मोदी अच्छा आदमी है। हाथरस में दोस्तों एक बच्ची के साथ रेप कर दिया जाता है, उन लोगों को बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार हर धत्कर्म करती है, बॉडी का रातों रात जला डालती है। मोदी अभी भी अच्छा आदमी है। मोदी सरकार कश्मीरी पंडितों से कहते हैं कि मैं आपकी सुरक्षा करूंगा, फिर से एक बार कश्मीरी पंडितों को बसाऊंगा। कश्मीर में उनको बसाया जाता है, लगातार टारगेट किलिंग होती है, एक के बाद एक कश्मीरी पंडित मारे जाते हैं। अब भी मोदी सरकार अच्छा आदमी है। किसान आंदोलन करते हैं, आंदोलन के चलते दोस्तों 700 किसान की मौत हो जाती है, लेकिन गुलाम नबी आजाद के हिसाब से मोदी अच्छा आदमी है। 4 लोगों के ऊपर धारदार कार चढ़ा दी जाती है, उन बेचारों को मार दिया जाता है बीजेपी के एक नेता के बेटे द्वारा, आशीष के द्वारा, तब भी मोदी अच्छा आदमी है। जब मोदी सरकार से लोग कहते हैं कि किसानों की जान जा रही है, आप उनके बारे में कुछ तो बोलिए, तो मोदी कहते हैं कि इसमें मेरी क्या गलती, मेरी वजह से थोड़ी जा रही है। अब भी मोदी अच्छा आदमी है। तो दोस्तों गुलाम नबी का ये बयान मैंने इस हर घटना से इसलिए गुलाम नबी आजाद की बात जोड़ी कि गुलाम नबी आजाद आज अपने गिरबान में झांके और वो आईने के सामने खड़े होकर एक बार अपने आप से पूछ लें कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अच्छे आदमी है, तो जवाब आपको मिल जाएगा आईने में से कि नहीं। दोस्तों अगर इस देश का प्रधानमंत्री दोस्तों किसानों की मौत पर यह बोल दे कि इसमें मेरी गलती थोड़ी है, वो अपनी गलती से मारे जाना। आपको याद है मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार के अभी हाल ही में पोल खोली थी और कहा था कि जब मैंने किसानों का जिक्र किया तो उन्होंने मुझसे साफ कहा कि मेरी वजह से नहीं मर रहे किसान। और गुलाम नबी आजाद दोस्तों इतना लालची इंसान निकलेगा मैंने नहीं सोचा था। अगर राहुल गांधी ने, अच्छा ही हुआ दोस्तों जो गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़कर चला गया, क्योंकि दोस्तों ये मोदी सरकार का सबसे बड़ा भक्त दिखता है मुझे, तो इसलिए बोला हूं। हालांकि इनकी एज बड़ी है, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद काम कर रहे थे इससे साफ दिखाई देता है कि वो मोदी सरकार की बी टीम बन रहे थे और कांग्रेस को ही किनारे लगाने की फिराक में थे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, 2024 में होगा खेला, अखिलेश ने कर दिया है ऐलान। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि 2024 की लड़ाई बीजेपी के लिए आसान नहीं होगी, इस बार विपक्ष एकजुट होकर उतरेगा। आपको बता दें हालांकि अखिलेश ने यह भी कहा कि चेहरा कोई भी हो, चेहरे से लेना देना नहीं है, चेहरे से कुछ लेना देना नहीं है। 2024 के लिए मेन दोस्तों प्लान होना चाहिए और यही बीजेपी का प्लान होता है दोस्तों। 2024 की लड़ाई सिर्फ चेहरे की लड़ाई नहीं रह गई है दोस्तों। दरअसल आपको बता दूं एक सर्वे हुआ था और सर्वे के दौरान पता चला था दोस्तों कि देश में 60 यानी कि 60% लोग ऐसे हैं दोस्तों जो मोदी सरकार के खिलाफ है और 40% लोग ही ऐसे हैं जो मोदी सरकार का साथ देते हैं। यानी कि दोस्तों 60 और 40 का अगर अंतर देखा जाए तो 20% लोग ज्यादा हैं जो विपक्ष का साथ देते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी जब चुनाव होते हैं तो ये लोग आपस में बढ़ जाते हैं। अब लोकसभा चुनाव के लिए एक रणनीति बनाई जा रही है। आपको याद हो 3,500 किलोमीटर
पद यात्रा यानी कि दोस्तों पैदल यात्रा निकालेगी कांग्रेस, भारत जोड़ो यात्रा। उसमें दोस्तों लगभग कांग्रेस उन इलाकों को घेरेगी जिसमें दोस्तों बीजेपी मजबूत है या फिर जिसमें दोस्तों कांग्रेस को सीटें मिलने की उम्मीद है। और यही कारण है जो बीजेपी को कमजोर करने के लिए, उनका तोड़ ढूंढने के लिए 3,500 किलोमीटर पद यात्रा निकाली जाएगी यानी कि पैदल यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। अब दोस्तों अखिलेश ने साफ कर दिया कि फिलहाल 2024 की लड़ाई आसान नहीं है भाजपा के लिए। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल आज बंदर का चश्मा लगाकर ये लोग देखते हैं उल्टा चश्मा लगाकर, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि मंदिरों में लूटपाट हो रही है, मंदिरों के पैसों तक को डकारा जा रहा है। अखिलेश ने आपको बता दें राम जन्मभूमि का जिक्र करते हुए कहा कि 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में खरीद लिया जाता है, और वो भी दोस्तों ऐसा नहीं कि 2-4 दिन के अंतर में, महज 1 घंटे के अंतर में दोस्तों आप समझिए उसको खरीद लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे करती है, जो बड़ी बड़ी बातें करती है दोस्तों, दरअसल उसका अस्तित्व साफ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश को दोस्तों एक चीज बताने की फिराक कर रहे हैं ना, दरअसल देश देख रहा है दोस्तों कि इस वक्त क्या हो रहा है। ये आप भी जानते हैं कि हमारे देश में दोस्तों सांप्रदायिकता और नफरत का जो एक माहौल बनाया जा रहा है वो दोस्तों कहीं ना कहीं देश के हित में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की परिस्थितियों को समझ नहीं रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों आने वाला समय जो है वो काफी खतरनाक साबित होगा। आज देश की परिस्थितियां कुछ और है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि हम जो भी करते हैं वो सब कुछ सही है, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए पहले भी कई सवाल उठे बीजेपी पर और अब भी कई सवाल उठ रहे हैं और उठते रहेंगे, क्योंकि जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो बीजेपी का नाम सबसे पहले आता है। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों जो आपको बता दें सावरकर को लेकर दोस्तों एक जी हाँ अध्याय जोड़ दिया गया है, और ये अध्याय कहीं और नहीं दोस्तों कर्नाटक में जोड़ा गया है। अब दोस्तों सावरकर को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम बन रहे हैं और लोग जमकर मजे ले रहे हैं, चुड़िया उड़ा रहे हैं, फाख्ताएं उड़ा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, चलिए बताते हैं। दरअसल दोस्तों पिछले दिनों गुजरात में एक चैप्टर जोड़ा गया है 8th की यानी कि 8वीं की क्लास की बुक में दोस्तों एक चैप्टर जोड़ा गया है। वो चैप्टर जोड़ा है दोस्तों सावरकर से। बस अब यही बाकी रह गया था दोस्तों कि सावरकर के गुणगान गाए जाएं और उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी जाएं, ताकि जो देश के लोग हैं दोस्तों वो सावरकर को महान मानने लगे। आपको बताता चलूं दोस्तों बीजेपी पिछले कई सालों से, जब से मोदी सरकार आई है 2013 से, तब से बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि वो सावरकर को महान बता दें और गांधी जी को जो है यहाँ पर गालियां पड़वाएं। ये बीजेपी का मेन प्लान है। सावरकर और गोडसे दोस्तों इनके पप्पा बन बैठे हैं, जिनको ये दोस्तों पूछते हैं। अब आपको बताते हैं कि दरअसल उस चैप्टर में लिखा क्या है। आपको बता दें कल पूरी सोशल मीडिया पर और वेबसाइटों पर एक चीज तैरती रही कि 8वीं की क्लास में यानी कि 8वीं की बुक में 8th की बुक में जो यहाँ पर एक चैप्टर जोड़ा गया है जो कि सावरकर का है। उस बुक में क्या लिखा गया है दोस्तों कि जब सावरकर को अंग्रेजों ने जेल में रखा था तब दोस्तों एक चुड़िया आया करती थी, और वो चुड़िया जो है वो सावरकर को अपने पंखों पर बिठाकर उनकी जन्मभूमि की सैर कराया करती थी जहां पर वो रहते थे, और वो बाहर घूमकर आते थे और वापस उनको जेल में वो चुड़िया छोड़ दिया करती थी। अब आप समझिए दोस्तों सावरकर को जिस जेल में रखा गया था ना दोस्तों, उस जेल में एक सुरंग तक नहीं थी कि एक रोशनी की किरण भी आ सके। उनको अंधेरी काल कोठरी में रखा गया था अंग्रेजों द्वारा। सावरकर ने दोस्तों दो बार जो यहाँ पर अंग्रेजों के तलवे, लोगों ऐसा कहना है पक्का कि अंग्रेजों के हाथ पैर जोड़े थे 2 बार। और दोस्तों आप समझिए 2 बार अंग्रेजों के हाथ पैर जोड़े और उसके बाद काल कोठरी में उनको ऐसी काल कोठरी में रखा गया। दोस्तों ये पहले की बात बता रहा हूं जब अंग्रेजों के हाथ पैर नहीं जोड़े थे, उनको ऐसी काल कोठरी में रखा गया था दोस्तों जिसमें उनको ना रोशनी आ पाती थी ना ही कुछ दिखता था। अब हैरत की बात यह है कि बीजेपी से कोई पूछे कि भैया चुड़िया कहां से आती थी, वहां तो कोई छेद भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि क्या वो चुड़िया जादुई थी जो सावरकर को अपने ऊपर बिठाकर बाहर लाती थी, उनको सैर सपाटा कराती थी और वापस वहीं पर छोड़कर आ जाती थी। इसे कहते हैं दोस्तों अंधभक्ति पार्ट 2। अब मैं अंधभक्ति क्यों बोल रहा हूं दोस्तों कि ये सारा का सारा अध्याय जो है ये बीजेपी का ही चुना हुआ है। बीजेपी के नेताओं ने इसको मंजूरी दी है। बीजेपी की जो सरकार है
कर्नाटक में, वही जो है इस तरीके के बेवकूफ़ी वाले काम करा रही है। मुझे समझ में ये नहीं आता दोस्तों कि जब गांधी जी के चैप्टर पढ़ाने की बात आती है तो ये लोग कह देते कि अरे बच्चों का भार बढ़ता जा रहा है, इन चैप्टरों को हटा दो। पिछले इतने सालों में दोस्तों ऐसे कई चैप्टर हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इससे ही दोस्तों हमें ये पता चलता है कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमें कहां पर आंदोलन करना चाहिए, कहां पर प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, कौन इंसान किसने हमारे देश को आजाद कराया, कैसे हमें आजादी मिली, किन किन लोगों ने हमारे देश के लिए दोस्तों बलिदान दिया। ये सारी चीजें हमें स्कूल से ही सिखाई जाती हैं। और कहते हैं दोस्तों बुक्स हमारी सबसे अच्छी फ्रेंड भी होती हैं, लेकिन बीजेपी अच्छे से जानती है कि जिन चैप्टरों में गांधी जी और हमारे देश के शूरवीरों का जिक्र है उन चैप्टरों को तो धीरे धीरे कर हटा रही है बीजेपी, ताकि गांधी के बारे में लोग पढ़ना ही बंद कर दें। लेकिन जो दोस्तों इनके पप्पा है सावरकर और गोडसे, उनकी बखान किए जाते हैं, उनके चैप्टरों को लाया जाता है किताबों में। अब जैसे कि कर्नाटक में 8th की बुक में बकायदा सावरकर के बारे में लिखा गया, और वो भी ऐसी बेवकूफ़ी वाली चीज लिखी गई कि कोई उस पर यकीन ही ना करे। अब सावरकर को जेल में चुड़िया आती थी और वो उनको बिठाकर पंखों पर ले जाती थी और बाहर का नजारा कराकर लाती थी उनकी जन्मभूमि का, और फिर वापस छोड़ भी दिया करती थी। ऐसी कौन सी जादुई चुड़िया थी भैया इतनी ताकतवर जो सावरकर को बिठा लिया करती थी और बाहर जाया करती थी। हम कह रहे हैं ना दोस्तों ये वही लोग हैं। दरअसल ये दोस्तों गोडसे और सावरकर के वंशज हैं, इसीलिए इनके दिमाग में ऐसे फितूर आते हैं और फिर ये जनता को, खास करके देश के भविष्य बच्चों को उल्टे सीधे चैप्टर पढ़ाते हैं। अब आप बताइए कर्नाटक की बुक में जो चैप्टर घुसेड़ दिया गया है इसके मायने क्या है? क्या ये मान लिया जाए कि आप लोग गांधी जी के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं? वैसे भी दोस्तों जब जब गांधी जी के हत्यारे का जिक्र आता है तो ये लोग गोडसे को ट्रेन करा देते हैं कि हैशटैग गोडसे ने बहुत अच्छा किया गांधी जी को मारकर। आप समझिए कई बार बीजेपी के नेता, कई बार दोस्तों बीजेपी का नेता ऐसे बयान दे चुके हैं जो शर्मसार करने लायक हैं। इनका बस न चले वरना देश का झंडा उठाकर ये दोस्तों ये लोग भगवा झंडा भी लगा दे, क्योंकि आपने पता ही है कि भैया इशरप्पा जैसे जो नेता हैं वो तो आए दिन कहते हैं कि एक दिन देश का झंडा भगवा ही होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताए दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, झारखंड के दुमक में दोस्तों जमकर मामला बढ़ता ही चला जा रहा है। दरअसल आपको बता दें शाहरुख नाम के एक व्यक्ति ने लड़की को जिंदा जला दिया। आप समझिए दोस्तों अगर कोई आपसे प्यार नहीं करता, अगर कोई आपको जो है यहाँ पर भाव नहीं दे रहा है और वो आपको पसंद नहीं करता, तो क्या इसका ये मतलब है कि आप उसको जाकर जला दोगे? या फिर उसका ये मतलब है कि आप जानबूझकर जो है यहाँ पर एक धर्म को टारगेट करते हो, एक धर्म को बदनाम करने का काम करते हो? आप समझिए दोस्तों ये जो लड़का है शाहरुख नाम का जिसने अंकिता को जला दिया दोस्तों, ये कहां से सही है? देखिए दोस्तों धर्म कोई सा भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर कोई ऐसी चीज करता है दोस्तों तो हमें उसकी आलोचना करना चाहिए। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये उस धर्म का है, ये हमारे धर्म का है, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। दोस्तों शाहरुख ने एक ऐसी चीज की जिसकी माफी नहीं, जिसकी दोस्तों सिर्फ एक ही सजा होना चाहिए और वो है फांसी। क्यों फांसी बोल रहा हूं दोस्तों मैं? क्योंकि उसने एक लड़की की जान ले ली सिर्फ इसलिए दोस्तों कि वो लड़की इसको पसंद नहीं करती थी, एक तरफा प्यार था। और आप किसी को ऐसे जलाकर मार दोगे? आपको किसने हक दिया कि आप किसी के ऊपर जो है यहाँ पर खुद तय करो कि आपको उसका क्या करना है? दोस्तों इस देश में कानून इसीलिए बना है कि कानून के जरिए हर चीज काम होना चाहिए। वो बात अलग है दोस्तों कि कई जगह जो है यहाँ पर कानून काम नहीं आता है, कभी कभी इंसान को निराश कर देते हैं आजकल इस सरकार में। लेकिन दोस्तों इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है गलत चीजों के लिए अपने माइंड को सेट कर रखो। आप समझिए दोस्तों इसमें अगर कानून वाली तो खैर बात ही नहीं थी, जब लड़की आपको पसंद नहीं करती है तो आपको किसने हक दिया कि आप किसी लड़की के पीछे इस तरीके से पड़ो? और दोस्तों मैं देख रहा हूं, कई सालों से मैं देख रहा हूं कि आजकल हमारे देश में एक अजीब ही ट्रेंड चल गया है। अगर कोई लड़की प्यार ना करे तो उस पर कोई तेजाब फेंक देता है, कोई उस लड़की को मार देता है, कोई उसको डराता धमकाता है। दोस्तों आखिर चल क्या रहा है? हमारे देश में एक ऐसी सरकार बैठी हुई है जो महिलाओं की सुरक्षा तो छोड़िए, महिलाओं के बारे में सोचती तक नहीं है। आप देखिए 2013 से पहले मोदी जी क्या क्या बड़े बड़े दावे करते थे, उन दावों की कोई असलियत दिखाई नहीं देती है। और दोस्तों ना मैं आप सीधी सी बात है, हेमंत सोरेन को उसी वक्त जो है यहाँ पर एक्शन ले लेना चाहिए था जिस वक्त ये घटना हुई।
इसके जांच के आदेश देना नहीं चाहिए थे, क्योंकि सिंपल सी बात है, घटना बड़ी है और हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करेंगे दोस्तों जो देश में आतंक फैलाए या देश के हित में ना सोचे। देश शांतिपूर्ण ढंग से चलता है और इसी ढंग से चलेगा। हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म के भाई हैं वो सब एक साथ हैं। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में घंटी आएगी उसको भी दबाइए।